तो आ जाइए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है कृषि। क्या है? कृषि। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? मुख्य आधार क्या है? आगे, ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? धान के लिए। किसके लिए? धान के लिए। देखिए, अभी गर्मी के मौसम में जो वर्षा होगा धाने के लिए ना लाभदायक होता है जी। आप याद कीजिए, धान जो हम लोग बोते हैं, धान जो बुआई होती है, तो आप देखते होंगे खेत में पानी लगा दिया जाता है, हाँ या ना? खेत में पानी रहता है, उसमें जो है बोया जाता है, समझ गए? तो ये ग्रीष्मकालीन वर्षा जो है आपको जिस फसल के लिए लाभदायक होता है वह कौन है? धान। धान। पंजाब किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादक? गेहूं। किसका? गेहूं। गेहूं का सर्वप्रमुख उत्पादक गेहूं। इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? असम। कौन है? असम चाय का प्रमुख उत्पादक है, समझ गए? असम। असम चाय का प्रमुख उत्पादक, भले असम चाय का प्रमुख उत्पादक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध चाय है वह पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय है। ये अलग बात है, लेकिन सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन असम करता है। देखिए, असम पर्वतीय राज्य है, वहां की भूमि जो है ढालूनुमा है, सुलोपाकार है, समझ गए? और वहां की जलवायु इस प्रकार की है कि उसमें चाय का उत्पादन जो है आपको सर्वाधिक होता है। देखिए, कोई भी फसल का उत्पादन जो किसी भी राज्य में सर्वाधिक होता है वह उस क्षेत्र की जलवायु को लेकर होता है, समझ गए? जैसे बिहार उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे गेहूं और चावल सबसे ज्यादा उगता है, या बिहार और उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि लगभग हर प्रकार के फसलों का उत्पादन होता है। उसका कारण यह है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मृदा है ज्यादा, और जलोढ़ मृदा में हर प्रकार के फसल का उत्पादन पॉसिबल है, समझ गए? तो यही कारण है असम। कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक। कहवा यानी कॉफी, समझिए, कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां? कर्नाटक। कर्नाटक। लगभग 70% के आसपास कहवा जो है कर्नाटक में ही उगता है, कॉफी कर्नाटक में ही उगता है। रोबास्टा और अरेबिका किसका किस्म है? कॉफी का। किसका? कॉफी का। रोबास्टा और अरेबिका। महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? ऐसे तो महाराष्ट्र में हर प्रकार का फसल उत्पादित होता है, लेकिन महाराष्ट्र जिस फसल के उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वह है कपास। कौन है? कपास। और देखिए, महाराष्ट्र कपास के खेती के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र में काली मिट्टी ज्यादा पाई जाती है, और काली मिट्टी में कपास का उत्पादन ज्यादा होता है। और एक बात आप हमको बताइएगा, एक आध को क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, जवाब दीजिएगा कि काली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? रेगुड़। बहुत बढ़िया। इसके बाद आगे बताइएगा कि एक और क्वेश्चन है कि पंजाब में जलोढ़ मृदा है, लेकिन पंजाब में अतिरिक्त सिंचाई के कारण जलोढ़ मृदा लवणीय मृदा में तब्दील हो जा रही है। तो पंजाब में अतिरिक्त सिंचाई के कारण, मतलब अत्यधिक सिंचाई के कारण जो जलोढ़ मृदा लवणीय मृदा में परिवर्तित हो जा रही है, उस लवणीय मृदा को स्थानीय तौर पर क्या कहते हैं? रेह, कल्लड़ या उसर। रेह, कल्लड़ या उसर। अच्छा, कांप या कछारी मृदा किसको कहते हैं? जलोढ़ मृदा को। किसको? जलोढ़। मंडलीय मृदा किसे कहते हैं? लेटेराइट मृदा को। किसको? लेटेराइट। और काजू के उत्पादन के लिए कौन मृदा? कौन? लेटेर। भारतीय मृदा में किस सूक्ष्म तत्व की कमी होती है? हाँ, किसकी? क्वेश्चन आंसर में भी है वो। मिट्टी का क्वेश्चन नहीं हुआ, हो गया होगा। किसकी कमी होती? पोटास की है, बट ना मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे सब एकदम। जस्ता की कमी होती है, जस्ता की कमी। तो क्वेश्चन में है क्वेश्चन महाराज, ठीक है, अजीब हाल है।
उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश। कौन राज्य? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। आगे, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात। कौन है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात। रबर की खेती के लिए भारत के किस राज्य, रबर की खेती भारत के कौन राज्य में की जाती है? केरल। कौन राज्य में? रबर की खेती भारत के कौन राज्य में की जाती है? केरल। केरल। दक्षिण भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। समझिए, महाराष्ट्र। मसाले की खेती के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? मसाले की खेती के लिए केरल। कौन सा राज्य? केरल। भारत का कौन सा राज्य नारियल प्रदेश के नाम से जाना जाता है? केरल। कौन सा राज्य? भारत का कौन सा राज्य नारियल प्रदेश के नाम से जाना जाता है? नारियल प्रदेश, केरल। बढ़िया नस्ल के सांड और भैंस के लिए भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा। बढ़िया बढ़िया नस्ल के सांड और भैंस के लिए भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? पंजाब और हरियाणा। ऑपरेशन फ्लड से क्या तात्पर्य? देखिए, ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति, दूध उत्पादन में वृद्धि को लेकर के ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में हुई थी। 1970 में। तो ऑपरेशन फ्लड से क्या तात्पर्य है? दूध बढ़ाने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाना। ऑपरेशन फ्लड से क्या तात्पर्य है? झूम खेती कहां की जाती है? पूर्वी पहाड़ी राज्यों में। झूम खेती कहां की जाती है? पूर्वी पहाड़ी राज्यों में। झूम खेती जानते हैं ना जी? हाँ, बताए हुए हैं। इनमें कौन रोपण कृषि की फसल है? चाय। चाय। हाँ हाँ, हमको पता है, आप लोग धान बोलिएगा। चाय होगा, चाय होगा उत्तर। चाय हो गया, कपास हो गया, मूंगफली हो गया, ये सब रोपण कृषि का फसल है। चाय। इनमें कौन गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है? तमिलनाडु। तमिलनाडु चावल का उत्पादक है। चावल। किसका उत्पादक है? चावल। किस राज्य में धान के सिंचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं? धान के सिंचित क्षेत्र जिस राज्य में अधिक मिलते हैं वह है तमिलनाडु। कौन राज्य है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। आगे, भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहां होती है? भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती होती है महाराष्ट्र में। कहां होती है? देखिए, ज्वार जो है ना मोटे अनाज के अंतर्गत आता है। मोटे अनाज। मोटे अनाज। देखिए, एगो बात जानिए आप, भारत में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है, फिर गेहूं का उत्पादन होता है, और फिर तीसरा स्थान पे ज्वारे है। तीसरा स्थान पर ज्वार है। मोटा अनाज है, इसमें पोषक तत्व तो बहुत ज्यादा होता है। ज्वार का रोटी बना करके खाया जाता है। महाराष्ट्र। अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहना किस फसल के लिए घातक है? चाय और कॉफी के लिए। चाय और कॉफी के लिए। मतलब जो है, चाय और कॉफी के बागान में जो है ज्यादा समय तक अगर पानी रुक जाता है ना तो उसका पौधा सड़ने लगता है। तो अधिक समय तक जो है ये पानी को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। पानी को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आंसर सी, चाय हो जाएगा। क्या होगा? चाय। किस फसल के खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक है? ढालू भूमि यानी स्लोपाकार, यानी जो है समतल भूमि जो है ई हो गया। तरीका ना, समतल भूमि ये हो गया। अगर मान लिया जाए भूमि इस प्रकार का है, ऐसा है, तो ये ढालू भूमि हो गया, स्लोपाकार भूमि हो गया। समझ गए? तो ढालू भूमि आवश्यक होता है कहवा के लिए, चाय के लिए। कहवा के लिए और चाय के लिए। कहवा और चाय के लिए ढालू भूमि इसलिए आवश्यक होता है कि देखिए, कहवा और चाय को 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। पानी लेकिन चाय और कहवा के खेत में ठहरना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। समझ गए? तो इसलिए ढालूनुमा भूमि की आवश्यकता होती है, ताकि पानी पड़े लेकिन पानी जो है बह करके निकल भी जाए। पानी बह करके निकल भी जाए। तो आंसर क्या हो जाएगा? कहवा। कहवा।
कौन सा राज्य भारत का जूट क्षेत्र कहलाता है? पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य भारत का जूट क्षेत्र कहलाता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य? महाराष्ट्र। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, समझ गए, रिपीटेड है। महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा उत्तर? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ऑपरेशन फ्लड से क्या तात्पर्य है? डेयरी विकास। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे। ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन, दूध उत्पादन का संबंध डेयरी विकास से है। दूध उत्पादन में वृद्धि होगा तो डेयरी का विकास होगा, समझ गए, तो डेयरी विकास। किससे? डेयरी विकास। हरित क्रांति का दूसरा चरण कब स्थापित हुआ? 1983-84। हरित क्रांति का दूसरा चरण कब स्थापित हुआ? 1983-84। दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना कब प्रारंभ की गई? 1970 में तो ऑपरेशन फ्लड पहला, 1981 होगा, 1981। जेम, जेल, स्क्वाश इत्यादि का कच्चा माल, फल, ये सब जो बनता है फल के प्रयोग से बनता है। किससे? फल, समझिए, फल। हार्वेस्टर और थ्रेशर का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? कृषि में। किसमें? कृषि। हार्वेस्टर और थ्रेशर का प्रयोग कृषि में किया जाता है, दाना निकालने के लिए। निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं निर्वाह कृषि से संबंधित है? निर्वाह कृषि का मतलब क्या होता है जानते हैं? जीवन जीने योग्य कृषि। अब जीवन जीने के लिए गेहूं, चावल, दाल, आलू, मक्का सब चीज का उत्पादन करना होता है, समझ गए, तो निर्वाह कृषि से संबंधित है। भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों के द्वारा खेती की जाती है। देखिए होता यह है कि अगर आप भारत की बात करेंगे तो भारत में लोगों के पास जो भूमि है बहुत कम भूमि है। अब छोटे आकार की भूमि है तो उसमें जो है बड़े बड़े यंत्र से तो कृषि कार्य नहीं ही किया जा सकता है। तो छोटे आकार की भूमि है तो जो हल है यानी बैल और हल के प्रयोग से जो है आपको खेत जोता जाता है, उसमें कृषि लगाया जाता है। तो बैल और हल के लिए जो है यहाँ पर आदिम कृषि औजार शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। अब वैसे किसान जिसके पास बहुत कम भूमि है वो थोड़े ट्रैक्टर से खेत जोतवाता है, ना उसके पास बैल रहता है, हल रहता है, वो अपना से जाकर के जो है खेत जोत करके कृषि लगाता है। तो भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों के द्वारा खेती की जाती है। यह कृषि प्राय मानसून पर निर्भर रहती है। हाँ, यह श्रम प्रधान कृषि है। हाँ, फसलों की उत्पादकता मृदा की प्राकृतिक उत्पादकता पर निर्भर होती है। हाँ, उपर्युक्त सभी, ये सभी निर्वाह योग्य कृषि की विशेषता है। आंसर डी। आगे, भारत के कुछ भागों में अभी भी कर्तन दहन प्रणाली स्लैश एंड बर्न कृषि प्रचलित है, यानी जो है झूम कृषि प्रचलित है, यानी जंगल को काटो, जलाओ और उस पर कृषि करो, समझो, उस पर कृषि करो, ये प्रचलित है। कृषि को देश के भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो झूम कृषि होता है उसको अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस कृषि से संबंधित क्षेत्र और इनके प्रचलित नामों के संदर्भ में नीचे दी गई सूची को आपस में मिलाइए। सूची 1 और सूची 2, कृषि से संबंधित क्षेत्र और प्रचलित नाम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसको दीपा कह, हाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला, इन दोनों जगहों पर झूम कृषि को दीपा कहते हैं। एक, मध्य प्रदेश में बेबर, हाँ, मध्य प्रदेश में बेबर या दाहिया कहा जाता, बेबर या दाहिया। पश्चिमी घाट में कुमारी, हाँ, पश्चिमी घाट में कुमारी या ओनम कहा जाता है। झारखंड में कुरुबा। आंसर 1, 2, 3 और 4, आंसर ये हो जाएगा। इसको एक बार याद कर लीजिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में झूम कृषि को क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश में पश्चिमी घाट, झारखंड कुरुबा। आगे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाती है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है रोपण कृषि, समझ गए, रोपण कृषि। जैसे चाय का बागान हो गया, कॉफी का बागान हो गया, समझ गए, कहवा का बागान हो गया, ये सब लंबे चौड़े क्षेत्र में जो है आपको उगाया जाता है। रोपण कृषि उत्तर होगा। क्या हो जाएगा? रोपण कृषि। निम्नलिखित में से कौन उस, याद रखिएगा इसको, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाती है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है?
कौन है? निम्नलिखित में से कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाती है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? रोपण कृषि। आगे आ जाइएगा। भारत में शस्य प्रारूप के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। रबी की फसलों को शीत ऋतु में बोया जाता है, हाँ या ना? हाँ, बोया जाता है। देखिए रबी का फसल क्या है? गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, है या नहीं है? ये सब रबी की फसल है। आप याद कीजिए गेहूं कब बोया जाता? अक्टूबर नवंबर। कब बोया जाता? अक्टूबर नवंबर। उस समय जो है शरद ऋतु होता है, शरद ऋतु होता है। बाद में जो है 15 दिसंबर के बाद शीत ऋतु आ जाता है। तो शीत ऋतु का ही छोटा भाई शरद ऋतु है, समझ गए? तो रबी की फसलों को शीत ऋतु में बोया जाता है। यहाँ पर शरद ऋतु रहता तो थोड़ा ज्यादा ऑथेंटिसिटी इसका हो जाता। तो यहाँ पर जो है ना आप शरद ऋतु कर लीजिए, ठीक है? शरद ऋतु कीजिए, शरद ऋतु। रबी की फसलों को शरद ऋतु में बोया जाता है। अब ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही। आगे, खरीफ की फसल मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है। देखिए ध्यान दीजिएगा, खरीफ का फसल, खरीफ का फसल मतलब धान हो गया, कपास हो गया, मक्का हो गया, मूंगफली हो गया, ये सब खरीफ का फसल है। और खरीफ का फसल जो है मई जून में बोया जाता है या जून जुलाई में बोया जाता है। और मानसून का आगमन होता है जून के प्रथम सप्ताह में, जून के प्रथम सप्ताह में। अभी देखिए जून आने वाला, मई जाने वाला है और जून आने वाला है। तो जून के प्रथम सप्ताह में लगभग आप मान करके चलिए मानसून का आगमन हो जाना चाहिए। मतलब भारत में बारिश होना प्रारंभ हो जाना चाहिए। भले अभी जो अप्रैल और मई के माह में बारिश होता है ना, ये मानसूनी बारिश नहीं मानी जाती, ये प्री मानसूनी बारिश मानी जाती है। मानसून से पहले का बारिश माना जाता है, समझ गए? तो खरीफ की फसल मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है। हाँ, बोई जाती है। जैसे धान जो है आपको जून जुलाई में बोया जाता है और जून के प्रथम सप्ताह में मानसून का आगमन होता है। ये भी क्या है आपको? सही। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहते हैं। हाँ, रबी और खरीफ के बीच जो फसल बोई जाती है उसको जायद कहते हैं। खीरा, ककड़ी हो गया, सब्जी हो गया, सब जो है आपको जायद फसल के अंतर्गत आता है। ये भी क्या है? सही। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन असत्य है? मतलब कौन गलत है? इसमें तो गलत कोई है ही नहीं है, इसमें तो सब सही है। आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिए एगो सलाह देंगे, ठीक है? एगो सलाह ये देंगे हम आपको कि 2, 3, 4, 5 बुक समझ गए, जैसे लुसेंट हो गया, दृष्टि क्विक बुक हो गया, संस्थान का नोट हो गया, तथा अन्य जो आपके पास बुक है, सब बुक के सहायता से आप एगो काम कीजिएगा। रबी फसल और खरीफ फसल उसका एक चार्ट बना लीजिएगा, रूम में साट लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, समझ गए? क्योंकि आपसे पूछा जाता है। देखिए ये जो प्रश्न है ना, पूछा हुआ प्रश्न है, किसी न किसी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, थोड़ा बहुत ही नया प्रश्न आपको मिलेगा। तो कौन रबी फसल है, कौन खरीफ फसल है, क्वेश्चन बैंक में जाकर के देखिएगा तो बहुतों प्रश्न ऐसा मिल जाएगा। मतलब कृषि के अंतर्गत जो है, कृषि चैप्टर के अंतर्गत जो है, इस बात को आपको याद रखना है, कौन रबी की फसल है और कौन खरीफ की फसल है। इसका जो है आप चार्ट आज बना लीजिएगा, सबको अपनी मां का कसम है, समझिएगा, रूम में साट लीजिएगा। निम्न में से कौन सी खरीफ फसल है? समझिए खरीफ फसल है मक्का, बाजरा, चना, सोयाबीन। देखिए सुनिए ना, हल्ला नहीं कीजिए, हल्ला नहीं करना है। इसमें देखिए चना, चना रबी फसल है, चना रबी फसल है। चना के अलावे अन्य सभी खरीफ फसल है। क्या है? खरीफ फसल। तो 1, 2 और 4 आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और